हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी प्रदर्शन की रणनीति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या कंसेप्ट को आप किसी को समझाना चाहते हैं, कोई भी अवधारणा या गतिविधि, तो उसके लिए क्या है कि आप उसको डेमो देके या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके किसी को भी कुछ समझाना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है कि किसी को डेमो देके या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, प्रदर्शित करके, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है, प्रदर्शन विधि होती है, इसमें जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, एक व्यवस्थित तरीके से होती है। अब ये है कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की। क्या होता है कि बच्चों को जब आप थ्योरीज पढ़ा रहे, कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो बच्चे क्या है, उसको उस एक्चुअल प्रैक्टिस से अपने को जोड़ नहीं पाते। आप सिर्फ समझा रहे हैं, बच्चे उससे अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी उन थ्योरीज को। और कब, कि जब बच्चे क्या हैं, उन थ्योरीज की एप्लीकेशन, कि उनका क्या उपयोग है, उन सिद्धांतों का क्या अनुप्रयोग है, उसको समझने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं। तो तब वहां पे कौन सी मेथड यूज होती है, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन की विधि यूज होती है। अब क्या है कि कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कब सक्सेस हो सकती है, कब सफल हो सकती है, जिसके लिए क्या है, तीन बातें नेसेसरी होती हैं, आवश्यक होती है। पहली, कि जब किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो वो क्या है, छोटा नहीं होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। मतलब आप बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो चार्ट के थ्रू कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड में कर रहे हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्या है, छोटा नहीं होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कि जब डिमॉन्स्ट्रेशन की मेथड चल रही है, तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज है, वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे पीपल्स या स्टूडेंट क्या है, उसको इजीली समझ पाए। तीसरा है कि जो पीपल्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या है, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जिससे क्या है कि जो भी डिफिकल्टी उनको कॉन्सेप्ट को समझ में हो रही है, वो क्या हो सके, रिमूव हो सके, दूर हो सके। तो क्या तीन नेसेसरी थिंग है डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस के। पहला, कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो डिस्प्ले हो रहा है डिमॉन्स्ट्रेशन में, वो छोटा या स्मॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो लैंग्वेज यूज हो रही है, वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भाषा हो रही है, वो भाषा का उपयोग हो रहा है, वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है कि जो बच्चे हैं, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे क्या है, जो भी कठिनाई उनको अपने टॉपिक को समझने में हो रही है, उन्हें वो रिमूव कर सके या दूर कर सके। अब क्या है कि कोई भी टीचर ये जो तीनों रूल हैं, इनको फॉलो करता है, इनका पालन करता है, तो क्या है कि जो लर्न टीचिंग होगी, वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। और स्टूडेंट क्या है, जो पीपल्स हैं, वो सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अगर टीचर क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेगा। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो प्रदर्शन विधि के लक्षण क्या है। पहला है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो क्या होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए, सरल तरीके से होना चाहिए। दूसरा, इस स्ट्रेटेजी में जो अटेंशन है, वो हर एक स्टूडेंट पे, सभी विद्यार्थियों पे क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, समान रूप से हर विद्यार्थी पे ध्यान देना चाहिए इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तीसरा है, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी क्लियर, कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी लक्ष्य है, जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ये क्या होती है, वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है, सुनियोजित रणनीति होती है। इसको आपकी प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं क्लासरूम में, तो आपको इसकी रिहर्सल क्या है, पहले से ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में, क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा गोल है, कि क्या हमने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले ही रिहर्सल या पूर्वाभास कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है कि जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट मैटर या जिस भी कंसेप्ट का आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग है, उसको ध्यान में रख कर, उसको अपने माइंड में रखना है कि मुझे किस तरीके से इस
टॉपिक को एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कैसे इस एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को एक्सप्लेन करना है, इन बातों को ध्यान में रख के ही आपको डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अब समझते हैं कि हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम अपनी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। पहला है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का यूज होना चाहिए। आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ब्लैक बोर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दूसरा है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सेसिव क्वांटिटी के टीचिंग एड्स होने चाहिए। आपके पास सहायक सामग्री होनी चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी ब्रेक डाउन हो, मतलब आप कुछ चीज भूल रहे हैं या आप, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि किसी चीज को प्रदर्शन के थ्रू बच्चों को समझाना, ठीक है। तो कोई भी ब्रेक डाउन होने पे आप उन टीचिंग एड की, उन सहायक सामग्री की हेल्प से क्या कर सके, टीचिंग कर सके, शिक्षण कर सके। तीसरा है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर प्लेस पे करें। ये नहीं कि क्लास का साइज आपको ज्यादा है और आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से बाकी के बच्चों को इजीली वो डेमोन्स्ट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक प्रॉपर प्लेस में डेमोन्स्ट्रेशन करें। किस बात को ध्यान में रख के, साइज ऑफ द क्लास, जो कक्षा का आकार है उसको ध्यान में रखकर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्लेस चूज करें। फोर्थ पॉइंट है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन की मेथड चल रही है, प्रदर्शन विधि चल रही है, तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए। इससे क्या है, बच्चों की जो रीजनिंग और थिंकिंग पावर है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। जो बच्चे की तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछने चाहिए। फिफ्थ प्रिकॉशन है कि जो साइज है टीचिंग एड्स का, जो भी आप मतलब अपने टीचिंग एड में सहायक सामग्री का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या है सभी विद्यार्थी को समान रूप से वो टीचिंग एड से अपने टॉपिक को वो समझ सके। तो क्या होने चाहिए, जो टीचिंग एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उनका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। छठा है कि जो सिटिंग प्लान है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हर एक बच्चे को क्या हो, अच्छे से वो देख सके, अच्छे से वो उसको ऑब्जर्व कर सके। सातवां पॉइंट है कि आपको बच्चों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि जो भी उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं इस मेथड में वो उन्हें क्या करें, नोट डाउन करें। एट्थ पॉइंट है कि जो टीचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो जो भी इक्विपमेंट है या टीचिंग एड है उनको प्रॉपरली यूज कर सके डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि के चरण। पहला है हमारा स्टेप, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आपके गुड डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक उचित योजना की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ पॉइंट या कुछ बातें क्या हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी पहले से प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लेनी है। दूसरा, लेसन नोट्स, उसमें क्या इंक्लूडेड होना चाहिए आपकी पाठ टिप्पणी में, जो भी क्वेश्चन आपने बच्चों से पुटअप करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपने बच्चों से पूछने हैं, वो भी लेसन नोट में क्या होने चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। तीसरा है कलेक्शन ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट एंड देयर मैनेजमेंट, जो भी आवश्यक उपकरण का संग्रह और उनका प्रबंधन आपको अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन में ही कर लेना है। चौथा है रिहर्सल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो भी प्रयोग है उनका पूर्वाभ्यास कर लेना है, उनको पहले से ही उनकी रिहर्सल कर लेनी है। अब क्या है कि पहले से ही अगर आपने प्लानिंग की है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट मैटर अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में यूज करना है, तो उससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या करेंगे, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्लास में जाने से पहले। इससे क्या है कि बच्चा भी क्या है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो उसका संबंधी विषय है, उस पर वो कंसंट्रेट कर पाएगा, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अगर आपने प्रिपरेशन की है, अपनी योजना बनाई है, अपने लेसन प्लान की, तो क्या होगा,
उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपने किस तरीके से अपनी थ्योरीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप अपनी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यूज करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आप जब ये अपने टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सपेरिमेंट से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने स्टूडेंट से पूछ पाएंगे। तो इसलिए हमको अपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को क्लासरूम में करने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा स्टेप है हमारा इंट्रोडक्टिंग द लेसन, पाठ का परिचय। जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है, जो विषय का परिचय होता है, वो क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो इसलिए टीचर को क्या है कि अपने इंट्रोडक्शन को, अपने परिचय को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए, जिससे क्या है वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके, साथ ही साथ उनको मेंटली प्रिपेयर कर सके। ठीक है। अब आप अपने किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो टीचर को कुछ बातें अपने माइंड में रखनी चाहिए, अपने ध्यान में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पहला है एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, जो कक्षा का वातावरण हो। दूसरा है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट, जो छात्रों के व्यक्तिगत अंतर होता है। तीसरा है एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के अनुभव। अब क्या है कि जब टीचर अपने लेसन को स्टार्ट कर रहा है, अपने पाठ की शुरुआत कर रहा है, तो वो उसे कैसे स्टार्ट करे, कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मतलब वो छात्रों में कैसे रोचकता बनाना, कैसे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बच्चों का, कि कुछ ऐसे सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें अपने लेसन की। दूसरा है कि वो टीचर कैसे स्टार्ट करे लेसन को, कुछ कॉमन इवेंट, जो सामान्य घटना है या कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनसे अपने पाठ की शुरुआत कर सकता है, अपने लेसन को स्टार्ट कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो बच्चों का अटेंशन है उस वो ग्रैब करने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने में क्या होगी, हेल्प होगी। उससे आपका उतना ही अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तीसरा स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है, वेरी सिग्निफिकेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो प्रेजेंटेशन में हमको क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, जो चिंतन के सिद्धांत है, उनको ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो टीचर है जब वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है या प्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम पे उसे किस बात का ध्यान रखना है कि वो जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका पिछला ज्ञान है, उसको उसकी न्यू नॉलेज से क्या कर रहे, जोड़ सके। तो मतलब इस तरीके से अगर कोई भी उसने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसमें उसने जो बच्चे ने अपनी पिछली कक्षा में, अपनी पहली क्लास में जो भी पढ़ा है, उससे उसको रिलेट करके उसको समझाए, जिससे बच्चा क्या उसे इजीली समझ पाए। क्योंकि बच्चे के लिए वो क्या है, न्यू नॉलेज है, नया ज्ञान है। तो उस बात को समझाने के, नया ज्ञान समझाने के लिए उसको उसके पुराने ज्ञान से जोड़ना चाहिए इन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। चौथा स्टेप है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब क्या है कि जब आप अपने प्रयोगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि टीचर इस तरीके से परफॉर्म करे अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को कि उससे क्या हो, बच्चों के लिए वो आइडल और इंटरेस्टिंग बने। मतलब छात्रों के लिए वो आदर्श और रोचक होना चाहिए। इस तरीके से टीचर ने अपने टॉपिक को परफॉर्म करना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। जो डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल होनी चाहिए, जो प्रदर्शन तालिका है, वो क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए। पांचवा हमारा स्टेप है चॉक बोर्ड वर्क। हम कहें कि चॉक बोर्ड वर्क, या आप कोई भी चार्ट की हेल्प से बच्चों को अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, या किसी भी फ्लिपकार्ट से, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में चॉक बोर्ड क्या है, मेनली यूज होता है या बहुत यूजफुल होता है आपके डिमॉन्स्ट्रेशन में। हम दो ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम चॉक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। पहला क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट और प्रिंसिपल है, जो महत्वपूर्ण परिणाम और सिद्धांत है, उनको संक्षिप्त में लिखने में, ब्रीफ में लिखने में चॉक बोर्ड हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा कि जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फिगर्स और डायग्राम है, उनको बनाने के लिए, उनको ब्लैक बोर्ड में आरेख बनाने में हेल्पफुल हो सकता है हमारा चॉक बोर्ड। कुछ
प्रिंसिपल्स होते हैं चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, उन्हें फॉलो करने से क्या होगा, हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होगा, बहुत सही तरीके से परफॉर्म होगा। अगर आप इन पॉइंट को अच्छे से समझते हैं तो जब आप अपनी बीएड में अपना डेमो देंगे तो वहां पे आपको ये चीजें सब हेल्पफुल होंगी कि आपको किस तरीके का ब्लैक बोर्ड को यूज करके अपना डेमो देना है, क्योंकि आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का उपयोग ही करके यूज करके ही आप अपने डेमो देते हैं। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल है हमारे चॉक बोर्ड में लिखने का? पहला है क्लियर राइटिंग, स्पष्ट लेखन। क्या कहते हैं कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है इज द मिरर ऑफ द टीचर्स एबिलिटी एज द फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो शिक्षक की क्षमता का दर्पण होता है, कि टीचर्स की जो भी एबिलिटी है उसका क्या होता है, दर्पण होता है ब्लैक बोर्ड। जैसे फेस क्या होता है या चेहरा क्या होता है, मन का दर्पण होता है। इसीलिए जो ब्लैक बोर्ड है उसमें जो आप लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर एंड रीडेबल होना चाहिए, स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जो शब्दों के बीच में क्या होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए। और आप जब लिख रहे हैं तो आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, मतलब आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप उसको इरेज करें, मिटाएं, आप उसी के ऊपर लिखना नहीं चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। और आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, अल्फाबेट लिख रहे हैं, उनके बीच में एप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है मेथड ऑफ राइटिंग, जो लिखने का तरीका होता है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड में लिखे तो आप कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जो बायां कोना होता है हमारे चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का, वहां से लिखना स्टार्ट करें। आप जब भी लिख रहे हैं, आप पहली लाइन जब तक आपकी कंप्लीट ना हो जाए, आपको दूसरी लाइन लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है राइटिंग ऑफ पैराग्राफ। अब क्या हो कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जहां तक पॉसिबल हो, जब तक आपकी जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। जब आप लिख रहे हैं, आप जो भी अपनी लाइंस लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। और जो भी सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं लिखने में, वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन में कुछ और लिखा, आप चौथी लाइन तक आने तक कुछ और सिंबल्स यूज कर रहे हैं, तो आपके जो लाइन होनी चाहिए, एक तो वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, और जो भी सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में, वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, समान होने चाहिए। पांचवा है टीचर्स हैंड राइटिंग। जब आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, तो आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है, आपको ही कॉपी कर रहे हैं। तो वो क्या है, टीचर की राइटिंग जितनी अच्छी होगी या गंदी होगी, बच्चे भी क्या करेंगे, उसी तरीके से कॉपी करेंगे। तो इसलिए आपकी हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, ब्यूटीफुल या अच्छी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है यूज ऑफ लैंग्वेज। आप ब्लैक बोर्ड में जो भी लिख रहे हैं, स्टूडेंट क्या है, अपनी कॉपी में उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट डाउन करता है, तो वहां पे क्या है, रेक्टिफिकेशन, सुधार भी शामिल होने चाहिए। सातवां पॉइंट है डिवीजन ऑफ चॉक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड है, आपको क्या करना है, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें लाइन खींच के उसको डिवाइड कर रहे हैं, ये है क्योंकि हमने क्या कहा है कि चॉक बोर्ड में जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। इसका मीन क्या है कि अगर आपको डायग्राम या फिगर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपना पैराग्राफ वहीं तक लिखना है, क्योंकि आपने एक साइड क्या लिखना है, दूसरे साइड अपना डायग्राम बनाना है। इसीलिए चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आपने लिखना है, दूसरे पार्ट में आपने डायग्राम बनाना है। आठवां पॉइंट है डायग्राम्स। अब क्या है कि जो अप्रोप्रिएट और रिक्वायर्ड डायग्राम है, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड डायग्राम की जरूरत है, तब आप उस डायग्राम को अपने ब्लैक बोर्ड में बनाएं। ठीक है, उसके बाद है अप्रोप्रिएट लेबलिंग। अब आपने जो भी डायग्राम बनाया उसमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, लेजिबल वर्ड होने चाहिए, जिन्हें क्या है बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। इस तरीके से वर्ड्स लिखने हैं डायग्राम में। ये नहीं कि आपने डायग्राम तो इतना बड़ा बना दिया पर उसमें उन डायग्राम को मतलब वो उसमें जो भी पार्ट्स हैं उनको लिखे, जो वर्ड है लेजिबल वर्ड, वो क्या हो इस तरीके से कि बच्चा उन्हें समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके के वर्ड लिखने हैं कि उस डायग्राम में जो भी आप उसको लेबलिंग कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, लेजिबल वर्ड्स होने चाहिए, सुपाठ्य शब्द होने चाहिए। और जो लेबलिंग कर रहे हैं अपने डायग्राम में, वो क्या होनी चाहिए, बोल्ड लेटर में होनी चाहिए, मोटे अक्षरों में होनी चाहिए। छठा स्टेप है कॉपिंग एंड सुपरविजन। जो नकल कर रहा है, जो कॉपी कर रहा है बच्चा, और उसकी सुपरविजन करना।
आप जब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं अपने टॉपिक का, तो वहां पे क्या है, ये प्रोसेस तब तक इनकम्प्लीट है, ये मेथड तब तक अधूरी है जब तक क्या है कि बच्चा आपके जो भी आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं उस समरी और उस फिगर को क्या है अपनी कॉपी में कॉपी ना करे, अपनी कॉपी में नोट डाउन ना करे। क्योंकि क्या है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि बच्चे को समझ में आ सके। ठीक है, तो वो बच्चे का ही एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आपने इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन तैयार किया कि बच्चा समझ पाएगा, और बच्चे का इतना माइंड डेवलप नहीं होता है कि वो खुद से नोट्स प्रिपेयर कर पाए। तो इसीलिए क्या है कि बच्चे को आपको रिकमेंडेड करना चाहिए, सिफारिश करनी चाहिए कि बच्चा क्या है जो भी आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं उसको कॉपी करे, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करे। साथ ही साथ आपको बच्चों को सुपरवाइज भी करना है, उनको ये भी देखना है कि वो सही से कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको इंडिविजुअली अलग अलग से बच्चों को देखना भी चाहिए कि बच्चे अच्छे से कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि के गुण। पहला होता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होती है वो क्या होती है, बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है, कि जिससे बच्चा क्या है इजीली अपने टॉपिक को समझ सके। तो प्रदर्शन विधि क्या करती है, छात्रों को विषय को आसानी से समझने में मदद करती है। दूसरा है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो बच्चों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसमें हेल्प करती है, बच्चे की जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उसमें मदद करती है, और बच्चों को क्या करती है, एक्टिव रखती है, सक्रिय रखती है। तीसरा है जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होती है, प्रदर्शन विधि है, वो बच्चे को कहाँ की ओर ले जाती है, कॉन्क्रीट लर्निंग, जो ठोस शिक्षा है, या परमानेंट लर्निंग, जो स्थायी शिक्षा है, उसकी ओर ले जाती है। कौन सी विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि। चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। प्रदर्शन विधि में या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है टीचर और स्टूडेंट के लिए। पांचवा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हेल्प टू मोटिवेट स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो प्रदर्शन विधि है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें स्टूडेंट को क्या करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित करने में मदद करती है। क्योंकि हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का सेकंड स्टेप भी क्या कहता है कि बच्चों को लेसन कैसे रिप्रेजेंट करना है कि बच्चे मोटिवेट हो सके और मेंटली प्रिपेयर हो सके। ठीक है, छठा मेरिट है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अराउज द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी इन स्टूडेंट। जो बच्चों में खोज की भावना होती है, प्रदर्शन विधि वो क्या करती है, बच्चों में इस भावना को जगाती है, अराउज करती है। सातवां पॉइंट है हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इम्पार्ट्स मैक्सिमम नॉलेज टू स्टूडेंट। जो हमारी प्रदर्शन विधि होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है, वो बच्चों को अधिकतम ज्ञान प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो प्रदर्शन विधि के दोष है। पहला क्या है कि इस मेथड में बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस से बेनिफिट नहीं हो पाते, जो प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन कौन कर रहा है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है वो कौन है, टीचर है। इसलिए बच्चा डायरेक्टली या पर्सनल एक्सपीरियंस जो व्यक्तिगत अनुभव है उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहा है। दूसरा है कि ये जो मेथड होती है इसमें कॉस्टली मटेरियल रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका डीमेरिट है कि आप इस तरीके के टीचिंग एड यूज कर रहे हैं जो क्या हो सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं। तीसरा है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, ये समय लेने वाली विधि हो सकती है। चौथा है इट इज नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ये करके सीखने पे आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कर रहा है वो कौन है, टीचर है। तो यहाँ पे करके सीखने वाली या लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती, इसलिए ये इसका डिमेरिट है। पांचवा पॉइंट है कि जो साइंटिफिक मेथड होती है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, वहां पे आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज नहीं कर पाते। ठीक है, छठा पॉइंट है कि अगर जो टीचर है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अच्छे से ट्रेन नहीं है, तो वहां पे क्या है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वहां पे टीचर क्या है, अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका डिमेरिट है कि अगर अनुभवी शिक्षकों की कमी है तो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।